खुश आमदेद और सुबह बखैर जनाब। अब हमारी मुलाकात और गपशप डॉक्टर सदाकत के साथ, जो कि विलिंग मेज, जो कि एक ज़बरदस्त किस्म का एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर है, उसको हेड करते हैं, CEO हैं उसके, और फैमिली काउंसलिंग में भी खास एक्सपर्टीज़ और महारत रखते हैं। हमने अपनी एक व्यूअर के कहने पे, जिनका बच्चा सिगरेट 17 साल की उम्र में शुरू कर चुका था और वो बजाय समझाने के बावजूद नहीं छोड़ने के लिए तैयार हो रहा था, एक प्रोग्राम किया था पिछले जुमे को, जिससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि इसको और भी ज़्यादा डिटेल में दोबारा करना ज़रूरी है। हम पहले भी कर चुके हैं। आज हम एडिक्शन के ऊपर बात करेंगे और कोशिश करेंगे बहुत सारी ऐसी चीज़ों को उसमें शामिल करें जो पहले होने वाले प्रोग्राम्स में कहीं ना कहीं हमसे मिस आउट होती रही। सो आपके जहन में अगर कोई सवाल हो तो 41023447 पे कॉल करके आप शो में शामिल हो सकते हैं, या फिर आप मुझे मेल कर दीजिएगा, लेकिन उसके वो फिर हम अपने किसी नेक्स्ट प्रोग्राम में शामिल करेंगे। SMS करने के लिए आप लिखेंगे MWF स्पेस टाइप करके अपना मैसेज 2886 के ऊपर। हम आपकी जिस तरह से भी सवाल हम तक पहुंचेगा हम उसे शो में शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम शुरू करें, नशा एक बीमारी है जिसको कि इलाज की ज़रूरत होती है। ये एक साइंटिफिक फैक्ट और रियलिटी है। हम दम दरूद और बाबा जी और मसले मसाइल इन चक्रों में उलझ कर इसको ख़राब करते हैं, इसमें नो क्वेश्चन अबाउट इट। मुझे सिर्फ ये बताइएगा, जहाँ से मैं शुरू करना चाह रही हूँ, आप हैं, मैं हूँ और बहुत सारे लोग हैं, ये कैसे होता है कि मैं तो नशा करने लग पड़ूँ, आप ना नशा करने पे आएँ, जबकि हालात भी वही हैं, मामलात भी वही हैं? देखिए, सिंपल से कुछ पॉइंटर्स हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में बहुत पहले देख सकते हैं। जैसे दिल की बीमारी में जब दिल का दौरा होता है तो उससे कई साल पहले कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, वज़न बढ़ता है और बहुत सारी अलामतें होती हैं जिससे जाके फिर दिल की बीमारी होती है, और फिर दिल की बीमारी में भी जेनेटिक्स कंटेंट्स होते हैं। सही। इसी तरह नशे की बीमारी में आप समझिए कि जो लोग रिएक्टिव होते हैं, खप डालने वाले होते हैं, रद्द अमल देने वाले होते हैं, यानी काम कोई करता है उस पर रद्द अमल देने वाले जो लोग हैं, ये पहली निशानी है कि जो लोग रिएक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, आगे चल के ये एक नुक्ता है जो उन्हें किसी नशे की बीमारी की तरफ धकेल सकता है। सही। दूसरे वो लोग जो नताइज की परवाह नहीं करते, मसलन वो कहते देखा जाएगा। जब भी किसी के ज़हन में होता है कि बस शुरू कर लें, आगे जहाँ भी हमें हवा ले गई, कटी पतंग की तरह जो लोग होते हैं वो कहीं भी जाके गिर जाते हैं। सही। तो ये एक दूसरा नुक्ता है। तीसरा नुक्ता ये है कि जिन लोगों की कोई तरजीहात नहीं होती, वो जो भी सामने मसला आता है उसको हल करने बैठ जाते हैं, कोई लंबी प्लानिंग नहीं होती, उन्होंने कोई अपने लिए एक तरजीही लिस्ट नहीं बना कर रखी होती कि ये काम है जो हम अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा अहम काम है जो करेंगे और बाकी के काम हम नहीं करेंगे या दूसरों को सौंप देंगे, यानी जिनकी प्रायोरिटीज़ नहीं होती। ठीक है। चौथी बहुत बड़ी निशानी, जो लोग या तो शहीद वफा बनने की कोशिश करते हैं या दूसरों को मिटा के जीना चाहते हैं, दूसरों के ऊपर छा जाना चाहते हैं, या खुद मिटने के शौकीन होते हैं या मिटाने के। मतलब या वो बराबर नहीं लेते अपने आप को और दूसरों को बराबर नहीं लेते, या तो अपनी हस्ती को मिटा देते हैं या दूसरों की हस्ती को मिटा देते हैं। यानी उनका नज़रिया ये होता है कि या तो उन्हें किसी की परवाह नहीं, बस वो अपनी परवाह करेंगे, या ऐसे लोग भी जो अपनी परवाह ही नहीं करते, बाकी सब की परवाह करते हैं। तो ये जिनमें अलामत होती है, ये भी आगे चल के नशे की बीमारी में फंस सकते हैं। सही। इसके अलावा वो लोग जो बात सुनते नहीं, बोलते बहुत है, यानी बात नहीं सुनते, एकदम से बोलने लगते हैं, दूसरे की बात को तवज्जो से नहीं सुनते, दूसरे की बात को समझने की कोशिश नहीं करते, जिनका अंडरस्टैंडिंग की तरफ रुझान कम होता है और बोलने की तरफ रुझान ज़्यादा। यानी ज़्यादातर एंकर्स हैं वो नशे की बीमारी में मुब्तला होने के ये तो उनका टेंडेंसी प्रोफेशन है, ये तो काउंसलर्स भी बोलते हैं, मुबल्लिग भी बोलते हैं, सियासतदान भी बोलते हैं, तो ये तो उनका एक प्रोफेशन है। मैं आम लाइफ, टीचर्स भी बोलते हैं। अच्छा, आम लाइफ की बात करें, जब एक आदमी अपने काम के हवाले से नहीं बोल रहा हो, आम जिंदगी में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में कोई मसला पैदा हो गया है तो सुनेगा नहीं, दूसरे को वजाहत नहीं करने देगा, दूसरे को कट करके आप अपना व्यू पॉइंट जो है फाइनल करार दे देगा। तो ये जो अंदाज होता है। अच्छा, अब डॉक्टर साहब, दो और हैं। एक वो है वो लोग जो अकेले फुटबॉल को अपने पाँव में लेके गोल करना चाहते हैं, जो टीम में बिलीव नहीं करते, जो फुटबॉल को पाँव से किसी दूसरे के हाथ में नहीं जाने देते। जो लोग टीम वर्क में बिलीव करते हैं उनके अंदर सेफ्टी होती है, जो लोग मिल के नताइज पैदा करते हैं और क्रेडिट को शेयर करते हैं वो नशे से बचते हैं। और जो लोग हीरो बनना चाहते हैं और अकेले हीरो बनना चाहते हैं तो उसमें मसला पैदा होता है कि वो एडिक्शन की तरफ जा सकते हैं। और आखिरी नुक्ता जो है कि जो सीखने के अमल को रोक देते हैं, जो हर रोज़ सीखते नहीं हैं, वो समझते हैं कि अब उन्होंने जितना सीखना था सीख लिया। स्पेशली जब तालीम मुकम्मल कर लेते हैं तो कई लोग समझते हैं कि बस अब तो कुछ मज़ीद सीखने की ज़रूरत नहीं। ऐसा शायद कुछ 100 साल पहले तो ठीक था,
आज दुनिया जितनी तेज़ी से बदलती है और चीज़ें अनफोल्ड होती हैं, तो हम सबको बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही। अच्छा, अब इन तमाम चीज़ों के साथ जहन में ये रखते हुए साइन सिम्टम्स, वो कौन से अलार्मिंग साइन ये वो सिम्टम्स बहुत हैं? पीछे ये जो फाइबर है, एडिक्शन का जो फाइबर है, ये जो धागे तरतीब दे रहे होते हैं जिनसे फिर बहरहाल एडिक्शन सामने आती है, ये बहुत पहले चीज़ें हैं जो लोग अपने अंदर जान पहचान के, उनको देखभाल के तो अपने तर्ज अमल में तब्दीली लाएं, तो ना उनको कभी ड्रग्स जैसे नशे लेने पड़ेंगे, ना उनको बिहेवियरल एडिक्शंस होंगी, ना वो कंप्यूटर पे दिन रात बैठेंगे, ना वर्कहॉलिक होंगे, ना अल्कोहलिक होंगे, ना गैम्बलर होंगे। वो बड़ी मज़े की ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजार रहे होंगे और उन्हें उस वक्त सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा जब वो बिल्कुल अकेले किसी जगह बैठे हों। बिल्कुल सही। अच्छा, अब इससे आगे चलते हैं। वो कौन से साइन सिम्टम्स हैं जिन पे हमें अलर्ट हो जाना है कि ये शख्स जो है इसकी ज़िंदगी अब कुछ नॉर्मल नहीं है या इसकी ज़िंदगी में कोई ना कोई गड़बड़ है? एक ऐसा शख्स जो नशा करना शुरू करता है जब कोई भी इंसान, तो उसके अंदर क्या तब्दीलियाँ आती हैं? इसमें दो हैं, एक यंगस्टर हैं जो टीन एजर्स हैं, तो उनकी अलामतें कुछ और होंगी, और जो लोग ग्रो करके कुछ बनने के बाद, ज़बरदस्त कारनामे अंजाम देने के बाद जब एडिक्ट बनते हैं तो उनकी अलामतें कुछ और होंगी। ठीक है। जो स्टूडेंट्स जिन्हें कहा जा सकता है या टीन एजर्स जिन्हें कहा जाता है, तो उनके अंदर जो निशानियाँ होंगी कि अगर उनके पढ़ाई में ग्रेड्स गिर जाएंगे, अगर उनके वालिदैन से और बहन भाइयों से ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे, अगर उनके दोस्त ऐसे हैं जो माँ बाप को अच्छे नहीं लगते, अगर वो माँ बाप के साथ लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, अगर वो अपनी इज़्ज़त खुद नहीं करते, नज़र आता है कि अपनी इज़्ज़त नहीं करते, उनकी बातों से लगता है कि वो अपनी निगहदाश्त नहीं करते, अपने आप को बनाते संवारते नहीं हैं, अपने आप को बिगाड़ते रहते हैं, कभी कोई फ़ैशन करते हैं जो कि दूसरों को अच्छा नहीं लगता तो उनको कोई मज़ा आता है, तो ऐसे लोग जो होते हैं। इसके अलावा जो अर्ली ऑन सिगरेट्स की तरफ चले जाते हैं, सही। इसके अलावा जो रातों को देर से जागते हैं और सुबह देर से उठते हैं, तो ये बड़ी अहम निशानी है। भले पढ़ने के लिए कर रहे हैं, अक्सर बच्चे रात को पढ़ने के लिए कर रहे हो, इट डज नॉट मैटर। अच्छा, पढ़ाई भी किसी तरह से भी इंसान की जो सेहत है उससे अच्छी नहीं है। ना वर्क इंसान की सेहत से अच्छा है, ना पढ़ाई इंसान की सेहत से अच्छी है। दिन में 24 ही घंटे होते हैं, अगर दिन में टाइम ज़ाया करते रहें तो रात को देर तक पढ़ते रहे तो बड़ा लगता है कि मैं बहुत महान इंसान हूँ। रात के 3 बजे पढ़ रहा हूँ, तो सारा दिन क्या कर रहे थे? बिल्कुल। अगर सारा दिन कोई नहीं पढ़ रहा तो ये खामखा की तसल्ली। मैं भी अक्सर नाइट वॉकर से यही पूछती हूँ कि दिन कहाँ गुजरा। एक एडिक्शन की निशानियां ये भी होती हैं कि डिस्ट्रैक्शंस उनके पास बहुत होती हैं, यानी उन्हें अपनी ज़ात पे ज़रा भी तवज्जो देने का मौका ना मिले, वो ये चाहते हैं, लिहाजा वो हर वक्त या तो SMS हो रहे हैं या लैपटॉप पे बैठे हैं या फिर कोई पार्टी डांस या इस तरह की चीज़ें जो डिस्ट्रैक्शंस कही जा सके, जैसे टेलीविज़न, जैसे कंप्यूटर, तो जो डिस्ट्रैक्ट बहुत हों, जो लव यू मिस यू का खेल जो है टीन एज में शुरू करते हैं, ये सारे लोग जो हैं, ये जो मैं किसी एक निशानी की बात नहीं कर रहा, ये सारी निशानियां या इनमें से ज्यादातर चिड़चिड़ापन, अलग थलग रहने की ख्वाहिश, तन्हाई के शिकार रहना, प्राइवेसी, ये ज़रा सी बात पे भड़क उठना कि मेरे कमरे को क्यों किसी ने छेड़ा, चीज़ को किसी ने क्यों हटाया, और वालिदैन अगर थोड़ा बहुत तवज्जो देते हैं, कमरा लॉक कर लेना, आइसोलेशन में चले जाना। सही। और अब तो वालिदैन इतने बेबस हैं कि वो दोस्तों का, पहले तो मामला होता था ना कि एक दफ़ा बेटा घर आ गया है तो आपको तसल्ली होती थी कि इस वक्त वो किसी बुरी कंपनी में नहीं है। अब ऐसा नहीं है, अगर वो बंद कमरे में SMS कर रहा है या स्काइप पे किसी से बात हो रही है जो कि हो सकता है कैलिफोर्निया में हो रही हो और आपके फरिश्तों को भी खबर नहीं कि जो आप समझ रहे हैं कि बेटा महफूज हाथों में है, तो वो उस वक्त भी। अच्छा, अब इसके साथ दूसरे जो ग्रुप है जो आप कह रहे हैं बहुत सब कुछ हासिल करने के बाद उनको ख्याल आता है कि ज़िंदगी में ये कोई एक चीज़ है जिसकी कमी है और वो एडिक्शन का शिकार होते हैं, उनके साइन सिम्टम्स क्या होंगे? लेकिन उससे पहले एक कॉलर आपसे बात करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र। फरा बोल रही हैं? जी जी। अच्छा जी फरा, सबसे पहले तो माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम करती हैं। थैंक यू सो मच। हाँ, और स्पेशली मैं डॉक्टर सदाकत से एक सवाल पूछना चाह रही थी। जरूर पूछिए। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब, ये पूछना था कि आजकल बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो इस सिलसिले में परेशान हैं कि इंटरनेट एडिक्शन बहुत ज्यादा, खासतौर पर टीनेजर्स जो होते हैं उनके लिए बहुत बड़ा मसला पेरेंट्स के लिए स्पेशली बन गया है ना। हाँ जी। तो इस सिलसिले में आप क्या एडवाइस करेंगे खासतौर पर पेरेंट्स को कि वो किस तरह बच्चों को इस इंटरनेट एडिक्शन से बचाएं?
बिल्कुल सही। साथ में ये बड़ा अच्छा सवाल है, इंटरनेट एडिक्शन जो सिर्फ इंटरनेट की नहीं है बल्कि मोबाइल फ़ोन्स की भी उसी लेवल पर है। देखिए, इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि वालिदैन की रेट जो है डाइल्यूट होती जा रही है। वालिदैन का कहा बेअसर होता जा रहा है। वालिदैन आते हैं, चीखम दाड़ करके चले जाते हैं, कुछ दिन फिर खामोशी और सरदमेरी होती है और मनमानियाँ करता है बच्चा, और उसके बाद जब पैमाना सब्र लबरेज होता है तो वालिदैन फिर आके एक दफ़ा झाड़ झपाड़ करके तो वो चले क्या करें फिर, क्या तरीका? उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि दखल देना आ जाए, आपको किसी की ज़िंदगी में दखल देना आ जाए। जब मैं किसी कह रहा हूँ तो इसमें फैमिली मेम्बर भी शामिल हैं। सबसे ज़्यादा यही लोग हैं जो रिएक्ट करते हैं। तो हम समझते हैं कि ये तो कोई हमारी मलकियत है, तो कोई हमारी मलकियत नहीं होता, ना माँ बाप, ना औलाद, ना खावंद, ना बीवी, कोई मलकियत नहीं होता। सब आज़ाद अलग से मुकम्मल इंसान होते हैं। बिल्कुल सही। और इसमें तौहीन करके या तजलील करके आप किसी को मोल्ड नहीं कर सकते। मोल्ड करने के लिए ज़रूरी है कि एट द सेम टाइम आप बात भी करें और आपे से बाहर ना हो। सही। उसके लिए ज़रूरी है कि तकरीबन आप रोज़ाना बात करें। ठीक है। और बहुत थोड़ी बात करें, लंबे लेक्चर्स ना दें। कैसे बात करें? जैसे 1, 2, 3 मिनट बात, 3 मिनट से ऊपर कभी बात नहीं जानी चाहिए। 3 मिनट से ऊपर कभी बात नहीं जानी चाहिए जिसमें इख्तलाफी पहलू होता है। तो जब हम एक दूसरे का एहतसाब करते हैं, हिसाब किताब करते हैं, तो दूसरा अनकंफर्टेबल हो जाता है, आपे से बाहर हो जाता है और फिर आपसे गलतियां करवाता है। दूसरा खुद आपसे गलतियां करवाता है। उन गलतियों की वजह से बाद में नदामत होती है, शर्मिंदगी होती है और आप मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते उसको। चंद दिन के लिए आप विड्रॉ कर जाते हैं, डिस्टेंस हो जाता है और उसके बाद जो फिर एक साइकिल जो है नई जिंदगी पकड़ लेती है। आप 3 मिनट जो बात करें उसमें आप क्या बात करें? क्या आप सिर्फ इतना कहें कि बेटे देखें ये अच्छी बात नहीं है, आपको ये नहीं करना चाहिए, आप आज फिर वही काम कर रहे हैं, आपको मना किया था पहले भी, या आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, या आपकी आंखों के लिए अच्छा नहीं है, इस तरह आप जिंदगी में कामयाब नहीं होंगे? क्या सिर्फ यही बातें काफी होंगी? 3 मिनट के अंदर बात करनी है और जितनी बातें आपने कही हैं तो यही बातें भी अगर कर दी जाएं और उसमें गुस्से में आपे से बाहर ना हो, बॉडी लैंग्वेज खराब ना हो, और ये कोई ऐसा मौका होना चाहिए जहां बैठ के बात करना मुनासिब नज़र आता हो। ये सीढ़ियों में, बरामदे में, लिविंग रूम में, और ख़ास तौर पर किसी ताज़ा फड्डे के बाद बात नहीं करनी चाहिए। जब भी बात करनी चाहिए कोई एक आध दिन गुजर चुका हो, आप थोड़े कंफर्टेबल हो चुके हो, एक आध नींद आप कर चुके हो, थोड़ा सब्र अपने आप में लाएं कि बात करने के लिए एक 24 घंटे में कोई और क़यामत नहीं आ जाएगी। 11th आवर पे बात नहीं करना चाहिए कि आपका बेटा जो है वो घर से बाहर जा रहा है और आपको ये बात अच्छी नहीं लग रही और आप उसी वक्त जिद बना लें कि वो घर से बाहर नहीं जाएगा। उस वक्त उसको जाने दें, अगर जाने देना है तो। बाद में याद रखिए कि ये एक पेंडिंग वर्क है, जब जज्बात ठंडे हो जाएं फिर बात करें। जब हम वर्कड अप होते हैं, क्योंकि एंगर से एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी की मदद से हम बात करते हैं, तो हमें एंगर से जो बोरो की हुई एनर्जी है, यानी गुस्से से हासिल करदा जो ताकत है, उसकी बुनियाद पर हमें बात नहीं करनी। बिल्कुल सही। ये हम आगे चलेंगे, हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो कि सब कुछ हासिल करने के बाद लगता है उनकी ज़िंदगी में सब कुछ है, लेकिन फिर हमें लगता है अचानक पता चलता है कि किसी न किसी एडिक्शन का शिकार हो गए। उनके साइन सिम्टम्स क्या होते हैं और फिर हम उनके इलाज और उनके प्रिवेंशन की तरफ आएंगे। सिर्फ एक चीज़ मेरा ख्याल है, इंटरनेट और इस तरह की बहुत सारी चीज़ों से ज़्यादा दिलचस्प अगर कोई चीज़ बच्चों की ज़िंदगी में आ जाए तो मेरा ख्याल है खुद ब खुद उनकी दिलचस्पी ज़्यादा दिलचस्प चीज़ की तरफ होगी, जो स्पोर्ट्स हो सकती हैं, एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, अच्छी फैमिली गेट टुगेदर्स हो सकती हैं। तो मेरा ख्याल है इसमें कोताही और कमी हम वालिदैन की भी है जो बच्चों को नहीं वो सब चीज़ें दे सकते। लेकिन एक ब्रेक के बाद कहकशा किचन के साथ मुंतज़िर, वापस पे डॉक्टर सदाकत की तरफ साथ रहिएगा। खुशामदीद और सुबह बखैर जनाब। डॉक्टर सदाकत से हमारी मुलाकात, हम बातें कर रहे थे कुछ एडिक्शन से बचने के बारे में और हम यहाँ तक पहुँचे थे कि 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो कि टीनेजर्स जो मुख्तलिफ नशे की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, या फिर वो लोग जो ज़िंदगी में हाई अचीवर्स होते हैं, बहुत सारा कुछ हासिल कर चुके होते हैं लेकिन उसके बावजूद वो एडिक्शन का शिकार होते हैं। और डॉक्टर साहब हमें ये बताएंगे कि उनके क्या साइन सिम्टम्स होते हैं। एक बंदा जो हमें बड़ा कामयाब नज़र आता है वो क्यों वैसे इसका शिकार हो जाएगा डॉक्टर साहब? देखिए, ज़्यादातर ऐसे लोग हाई अचीवर्स होते हैं और वर्कहॉलिक होते हैं। सही। वो बहुत बड़ा काम कर रहे होते हैं, एग्जॉस्ट हो रहे होते हैं,
वो अपने आप को इतना ज़्यादा स्ट्रेच कर देते हैं कि उनके अंदर जो इलास्टिसिटी है वो बरकरार नहीं रहती, फ्लेक्सिबिलिटी बरकरार नहीं रहती, और फिर उनको लगता है कि उनको थोड़ी बहुत मदद की ज़रूरत है। अच्छा। जो वो किसी ना किसी ड्रग से हासिल कर सकते हैं, और जिनमें सबसे जो पॉपुलर ड्रग है पिछले 10,000 साल से वो अल्कोहल है। ठीक है। और 10% लोग ऐसे होते हैं कि अगर वो अल्कोहल पिएंगे तो फिर वो अल्कोहलिक बनेंगे। तो ये लोग जो कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पर हमें बहुत सिग्निफिकेंट लोगों में शराब का रुझान नज़र आता है, और इसके बरक्स अमेरिका में लोअर मिडल क्लास या लेबर क्लास जो है वो सारा हफ्ता जो हार्ड वर्क करने वाले लोग हैं, अमेरिका में ज़्यादातर शराब वो पीते हैं, स्मार्ट वर्क करने वाले लोग शराब नहीं पीते। पाकिस्तान में उलट है, पाकिस्तान में स्मार्ट वर्क करने वाले लोग शराब पीते हैं, हार्ड वर्क करने वाले लोग नहीं पीते। अच्छा, ना वो पी सकते। अब बाज़ औक़ात शराब या कोई और नशा कैसे पता चलेगा कि ये शख्स जो है ये अब गड़बड़ है, इसमें कुछ? सबसे पहले बात तो यह है कि उनकी कारकर्दगी ख़राब होनी शुरू हो जाती है। अगर वो शायर हैं तो उनके ताज़ा कलाम नहीं आता, वो फिर बहुत पुराने कलाम का सहारा लेते हैं, बार बार वही बातें दोहराते हैं। सही। अगर वो फनकार हैं तो आप देखते हैं कि वो उनकी मार्केटिंग कमज़ोर हो गई है, वो मार्केट से आउट होना शुरू हो गए हैं, उनको काम नहीं मिल रहा क्योंकि उनके टेम्परेंस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है। रिलेशनशिप्स उनके ख़राब हो रहे होते हैं, साथ ही आपको नज़र आ रहा होता है कि मियाँ बीवी का झगड़ा उनके दरमियान बहुत ज़्यादा है, डिवोर्स तक नौबत पहुँच रही है। तो ये भी एक निशानी है कि वो किसी न किसी एडिक्शन में है और वो नताइज की परवाह नहीं कर रहे। सही। उनके रिलेशनशिप का बेड़ा गर्क हो जाता है, वो लोगों में नेक नाम नहीं रहते, बदनाम हो जाते हैं। तो ये भी एक निशानी है कि अगर लोग उंगलियां उठा रहे, सही, क्योंकि एडिक्शन में उंगलियां तो उठती हैं। सही। तो अगर लोग उंगलियां उठा बड़े रहे बड़े तो सोफिस्टिकेटेड एडिक्ट होते हैं जो सिर्फ खामोशी में, तन्हाई में वो सारे मामला होते हैं, लोगों को बाज़ औक़ात पता भी नहीं होता। वो फनकार हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि एडिक्शन में फनकारी ख़त्म हो जाती है। सही। एडिक्शन में आपके वो चालाकियाँ जवाब दे जाती हैं। सही। फिर वो सब एक ज़बान ज़द आम होने वाली बात होती है। ठीक है। सेल्फ इस्टीम बेइंतहा लो नज़र आती है, नए मंसूबे बनाने वो छोड़ देते हैं, वो वाइंड अप के प्रोसेस में नज़र आने लगते हैं, उनके अंदर वो जोशो जज्बा और गर्म जोशी नहीं रहती, उनके दोस्तों के चेहरे बदलने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों के चेहरे यानी जो पहले दोस्त थे, अच्छा, वो दूर होना शुरू हो जाते हैं और नए नए चेहरे दोस्तों के नाम पर सामने आना शुरू होते हैं। ठीक है। वो डंग टपाऊ पॉलिसी पे चले जाते हैं, वो लॉन्ग टर्म बात नहीं करते, वो आज अभी कश्ती को डूबने से बचाने के लिए तगोदो करते हुए नजर आते। सही। ठीक है। और आइसोलेशन में चले जाना, दुनिया से अपनी तरफ से नाराज हो जाना, ये भी अलामतें हैं जो लगता है कि कोई शख्स मुसीबत में है। बिल्कुल सही। अच्छा, क्या किया जाना चाहिए जब हमें पता चल गया कि जी आपने बता दिया अमूमन वो लोग होते हैं जो शुरू से ही उनके अंदर कुछ ट्रेट्स नज़र आ रहे होंगे जो हमने डिस्कस किए, दूसरा आपने बता दिया कि ये साइन सिम्टम्स है जिन पे हमें अलर्ट हो जाना है, करें क्या? अब अगर हमें पता चल भी जाए कि कोई डियर वन या हम खुद किसी ऐसे मसले का शिकार हो गए हैं और हम उसमें उलझ गए हैं, क्या तदबीर उसमें काम करेगी? सबसे पहले तो ये जान लेना चाहिए अच्छी तरह से कि ऐसा नहीं होगा कि हम फरमाएं और कोई हुक्म बुझा लाए। सही। सचमुच की बात तो ये है कि एडिक्शन में खुद उनके बस में नहीं हो। जैसे कोई माँ अपने टीनेजर को कह रही है कि आज से तुम सिगरेट छोड़ दो और फौरी तौर पर ये हो जाना चाहिए, तो ये उसके बस में भी नहीं, अगर वो चाहे भी तो उसके बस में नहीं। 3-4 दिन हो सकता है वो कंप्लाई करे और उसके बाद फिर वो अपने पहले पैटर्न पे चला जाएगा, पहले छुप के, और फिर वो चीज़ जाहिर हो जाएगी। तो एक तो ये जो विल पावर का तरीका है, जो हम समझते हैं कि अगर दूसरा चाहेगा तो वो फ़ौरन सिगरेट या कोई नशा छोड़ देगा, तो ये मुमकिन नहीं। दुनिया में सभी जानते हैं कि खाना पीना एक बहुत बड़ा नशा है। सही। और जिन लोगों को खाने पीने का या खाबागिरी का नशा होता है तो उनको ये ज़रूर तजर्बा होगा कि वो हर रोज़ इरादे बांधते हैं कि आज शाम को वो खाना मुनासिब हद तक खाएंगे और फिर उनके इरादे टूट जाते हैं और फिर वो अपने आप को बुरा भला कहते हैं। कितने ही डायबिटिक्स हैं जिनको डॉक्टर कहते हैं कि मीठा नहीं खाना और वो कहते हैं कि हाँ हम नहीं खाएंगे, तो और शाम को वो खा रहे होते हैं। क्या चीज़ काम करेगी? मतलब पहली बात यह है कि विल पावर के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा ना करें। ये सिर्फ 4% लोगों की विल पावर कारआमद होती है। सही। 16% की विल पावर डिसेप्टिव होती है कि कभी उभर के ऊपर आ जाती है,
कभी नीचे चली जाती है। 80% लोगों की तो कोई विल पावर ही नहीं होती। तो विल पावर का जो ट्रैप है कि जो लोग कहते हैं जी विल पावर होनी चाहिए, भाई होनी चाहिए पर होती नहीं। असल बात एजेंसी है जो होनी चाहिए। एजेंसी जैसे एजेंसियां मशहूर नहीं है जो काम करने में, काम कर गुजरने में मशहूर है, पता ही नहीं चलने देते और काम हो जाता है। ये कौन सी एजेंसी होगी? एक्चुअली एजेंसी का जो लफ्ज़ डिक्शनरी में उसका मतलब ये है कि आपके अंदर कैपेबिलिटी हो कि आप अपने इरादे अपने साथ और अपने इरादे दूसरों के साथ निभा सकें। सही। और इसके लिए विल पावर के अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके काम की हैं, जो कि आपको सीखनी है, बहुत सारी स्किल्स हैं। वो स्किल्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन सरफराज आपसे बात करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सरफराज हैं आप जी, कैसी हैं सरफराज? जी मैं बिल्कुल ठीक। फरमाइए। जी मुझे बातें भूलती बहुत ज्यादा है। अच्छा, मसलन क्या क्या भूल जाता है? मतलब कोई काम कर रही हूँ तो हम भूल गए हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूले, ये वाली होती है कैफियत? हाँ जी जी ये होती है। जी नहीं इनसे पूछे कभी खाना भूली? क्या भूलती है? अच्छा डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं खाना भूली है कभी? खाना खाना नहीं, वो नहीं भूली। वो नहीं भूली। अच्छा, और भूलती क्या है मसलन? चाबी कहाँ रखी? रख लिए वो भूल गई या इस तरह से कुछ। सही। तो आपका ध्यान किधर रहता है बेटे? किधर खोई हुई हो? कहीं भी नहीं। नहीं, ये तो हो नहीं सकता। अच्छा चले आप साथ रहें, डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं। ये अक्सर स्ट्रेस की वजह से इंसान की याददाश्त में इस तरह की कमी आती है, और या बहुत मसरूफ़ होने, मल्टीटास्किंग की जैसे हम बात कर रहे हैं उसकी वजह से भी आती है। लेकिन ये जो छोटा मोटा चीज़ें रख के भूल जाना है, इसके लिए ट्रेनिंग होती है कि आप चीज़ों को विजुलाइज करना शुरू करें। यानी हमें फ़िक्रें याद करने की बजाय, लफ्ज़ याद करने की बजाय तस्वीरें ज़्यादा अच्छी याद रहती हैं, क्योंकि हमारा दिमाग लफ्ज़ों में नहीं तस्वीरों में सोचता है। बिल्कुल सही। और इसका एक बहुत बड़ा हल है, इतने ऑर्गेनाइज हो जाएं कि आपको लोड शेडिंग में भी पता हो कि माचिस कहाँ मिलेगी। आप आधी रात को भी उठें तो आपको पता हो कि पानी का गिलास यहाँ पे होगा और इतनी देर यहाँ पे, मतलब ऑर्गेनाइज करने अपने आप को, है ना, परसेप्शंस बनाने। हाँ जी बिल्कुल। और इसके अलावा कोई और टिप डॉक्टर साहब? या मेमोरी अपनी जो है ना उसको रिस्टोर करने की बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती है, मैं किसी दिन आपके साथ वो शेयर करूंगी अलग से। जो मेमोरी एक्रोनिम्स होते हैं, किसी चीज का एक नया नाम रख लेना, फिर एक्रोनिम बना लेना। एक्रोनिम होता है जिसमें कोई अंग्रेजी या उर्दू के लफ्ज के जो हिज्जे हैं उनमें से हर हिज्जे के लिए आप एक आगे लफ्ज बना लेते हैं, तो आपको क्यू मिलना शुरू होता है। ठीक है। जैसे स्टेज ड्रामे पे जब लोग काम करते हैं तो उनको पीछे से क्यूज देने के लिए, जो भुलक्कड़ आर्टिस्ट होते हैं तो उनको क्यूज देने के लिए तस्वीरें दिखाई जाती हैं। सडनली एक उनको स्टेज की साइड से तस्वीर दिखाई जाती है जिससे उनको फिक्रे याद आते हैं। बिल्कुल सही से। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं वो हम शेयर करेंगे आपके साथ। कमिंग बैक डॉक्टर साहब, क्या वो तरीके और स्ट्रेटजीज है जो विल पावर के अलावा काम करें? विल पावर के अलावा स्किल पावर। अगर आपके पास स्किल्स नहीं हैं, जो कि जो यंगस्टर एडिक्ट्स होते हैं उनके पास स्किल्स बिल्कुल नहीं होती। सही। सो उनको स्किल्स नए सिरे से सीखने की ज़रूरत होती है। और जो बड़ी उम्र के एडिक्ट्स या अल्कोहलिक्स होते हैं, जैसे 45 और 50 साल से ऊपर उम्र के, उनके पास स्किल्स होती हैं। सही। क्योंकि उन्होंने अच्छे ज़मानों में स्किल्स पे काम किया होता है और उनको वही स्किल्स दोबारा थोड़ा सा रिवाइव करने ये स्किल्स होती क्या चीजें हैं? मतलब इसमें क्या क्या चीजें होंगी जिसको आप स्किल्स का नाम दे रहे हैं? जैसे इंटरपर्सनल स्किल्स होती हैं, जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट को कैसे सीखते हैं, या मूड मैनेजमेंट क्या चीज़ होती है, सेल्फ एस्टीम क्या चीज़ होती है, ये सारे का सारा अपने आप को कैसे हम अपने दिमाग में अपनी मेंटल वीडियोस से क्या मदद ले सकते हैं। जो हमारे दिमाग में एक रनिंग कमेंट्री चलती है, जो हम एक अपने अंदर सोच रहे होते हैं, उनको कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, उनको कैसे स्ट्रीमलाइन किया जाता है, अपने हक में कैसे सोचते हैं वो सीखना, अपने आप को हार्शली ट्रीट ना करना, अपने लिए कोई ऐसे लाहे अमल इख्तियार करना, जहन से इजाद करना, सोचना, ये सारी क्रिएटिव एक्टिविटी जो है ये सीखना पड़ती है। नशे की बीमारी से निकलने के लिए आपको हैंडी सॉल्यूशंस चाहिए कि जिस वक्त भी आपको मुश्किल पेश आए आपके पास एक हैंडी सॉल्यूशन हो। इसमें फिर एक गुरु का भी रोल होता है हमेशा। अच्छा। जब हमने कोई नशा छोड़ना हो किसी भी किस्म का, तो किसी ऐसे बंदे को ढूंढना चाहिए जो मुस्तकिलन आपका गुरु बनने के लिए आमादा हो और उसने उसी मुश्किल पे या उसी नशे पे काबू पाया हो जिस पे काबू पाने की आप कोशिशें कर रहे हैं। बिल्कुल सही। तो आपको एक वो रोशनी का मीनार भी नजर आता रहता है। सही। आप मायूसी से भी बच जाते हैं,
वो ऐसा बंदा होना चाहिए जो कि रात को 2 बजे भी आपकी कॉल सुनने के लिए आमादा हो। ऐसे लोग बिल्कुल लोग दुनिया में मौजूद होते हैं जिनको हमेशा दूसरे की मदद का शौक होता है, क्योंकि इससे खुद उनको मदद मिलती है। बिल्कुल सही। हम रुकेंगे यहाँ पे ब्रेक का वक्त, और उसके बाद जब हम वापस आएंगे तो अपने इस टॉपिक को करेंगे कंटिन्यू। कोई सवाल आपके जहन में आप शेयर कर सकते हैं MWF स्पेस टाइप करके अपना मैसेज 2886 के ऊपर, या 41023447 पे कॉल करके। तो जनाब खुश आमदेद और सुबह बखैर। हमारी आज की रेसिपी आपके सामने डिस्प्ले पे कमाल किस्म के हमारी जो फिश है ऑयस्टर सॉस के साथ ट्राई कीजिएगा। जितनी हेल्दी और जितनी क्विक ये बनी है, मुझे यकीन है खाने में भी बड़ी लाजवाब होगी। कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, जिसमें हम बात करें एडिक्शन की। और एडिक्शन में डॉक्टर साहब आपने हमें बताया कि स्किल बहुत ज़रूरी है। उन स्किल्स में आपने बताया कि अपने बारे में जानना और अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करने की ताकत, एबिलिटी और अपने ऊपर कंट्रोल एंड कमांड रखना जो है, उसके लिए मुख्तलिफ हुनर चाहिए होते हैं आपको कि आपने क्या करना है, कैसे करना है। गुरु की बात की है, गुरु की बात। इसके अलावा यह है कि दोस्तों को बदलना, यानी अगर आप कोई नशा छोड़ना चाहते हैं और उस नशे के रिश्ते में जो दोस्त हैं उनको आप बरकरार रखना चाहते हैं, तो ये नहीं हो सकता। सही। आपको सबसे पहले सेल्फिश होना पड़ेगा रिकवरी के लिए, कि आप उन लोगों की कुर्बानी दे दें जो आपके साथ उस रिश्ते में मुंसलिक है। बिल्कुल सही। छोड़ आए हम वो गलियां। बिल्कुल, वो जो चीज़ है, वो गलियों के अलावा जिसे हम कहते हैं कि स्लिपरी पीपल एंड स्लिपरी प्लेसेस। हाँ, या रिमाइंडर्स। स्लिपरी प्लेसेस और स्लिपरी पीपल को जो नहीं छोड़ना चाहता, एक्चुअली अभी उसकी नशा छोड़ने की मोटिवेशन इतनी ज़्यादा नहीं है। जैसे कोई किसी का वज़न ज़्यादा हो तो उसे भी अपने दोस्तों को, मैंने जानबूझ के ये मिसाल दी कि उसे भी अपने दोस्तों को बदलने की ज़रूरत है अगर वो वाकई मोटापे से निकलना चाहते हैं। वरना कोई बंदा आपको निकलने नहीं देगा, वो आपको याद कराएगा कि कहाँ की कौन सी चीज़ बेहतर है। मैं आपको एक और मज़े की बात बताऊँ, मेरे पास बहुत सारी परफ्यूम की बोतलें हैं जो आधी आधी हैं, इसलिए कि वो खुशबू मुझे किसी ख़ास चीज़ की याद दिलाती है तो मैं गिव अप कर देती हूँ। इवन खुशबू तक का इस्तेमाल भी जो है वो आपको रिमाइंड दिलाता है। इवन आप कॉफ़ी अगर पीते हैं किसी एक ख़ास टाइम पे, जब आप स्लो होते हैं या जब भी आप कॉफ़ी पियेंगे आपको उसी तरह की फीलिंग्स आएंगी। सो यू नीड टू चेंज ईच एंड एवरीथिंग। हमारे हवासे खमसा से जो क्यूज आते हैं आँखों से और आवाज़ के हवाले से और छूने के हवाले से या खुशबू और जायके के हवाले से, इन पे भी काम करने की ज़रूरत होगी। इसके अलावा हमें एनवायरमेंटल कोई चेंजेस ऐसी लानी पड़ेंगी जो कुर्बतों और फासलों को नए सिरे से हमें तरतीब देना पड़ेगा कि जिन लोगों से हम दूर थे उनके करीब होना है, जिन लोगों से करीब थे उनसे दूर होना है, जगहों को बदलना है और अपने लिए एक डिफ़ॉल्ट फ्यूचर को। सबसे बड़ी बात यह है अपनी मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए ये सोचते रहना हर वक्त कि अगर मैं बाज ना आया तो मेरा बनेगा क्या। हाँ। और उसकी मेंटल वीडियो जिस दिन आपने क्लियर देख ली, हमारे दिमाग में एक निगार खाना है। जैसे यहाँ हम रोशनियों में कैमरों की मदद से काम करते हैं, तो हमारे अपने दिमाग के अंदर भी एक निगार खाना है जहाँ इसी तरह रोशनियाँ, रंग और खुशबू और कैमरे और स्क्रीन आपको देखें वो उस हाल में जिस अगर क्लियरली देख सकें। सही। तो अगर हम अपने जहन में अपने मुस्तकबिल को कि अगर मैं बाज ना आया तो 5 साल बाद हमारी दास्तान भी ना होगी दास्तानों में, क्योंकि रोज़ाना आपको मैं बताऊं कि पाकिस्तान में 200 लोग ज़ेरे ज़मीन चले जाते हैं, बहुत से जेल चले जाते हैं, बहुत सौ का दिमाग ख़राब हो जाता है और बहुत से कहीं के नहीं रहते। बिल्कुल सही। तो अगर हमें गौर करने से पता चले कि हमारा भी रुझान, हमारा भी रुख इस जानिब है, तो फिर हमारी मोटिवेशन बढ़ती है, पर ऐसा करना आसान नहीं। बिल्कुल। मिसेस खुर्रम आपसे बात करना चाह रही हैं, उनका सवाल सिर्फ हम सुन के। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। फरम, मुझे ना डॉक्टर सदाकत से ये पूछना था कि मैं जब रात को या दिन में जब भी कभी सोने के लिए लेटती हूँ ना, तो मेरी आंखों के आगे ना दायरे बनना शुरू हो जाते हैं। सही। आंखें बंद करने से या खुली आंखों से? नहीं, आंखें बंद करके। ठीक है, ठीक है। आंखें बंद करके ना वो मतलब ऐसे जैसे डीप में जाते हैं और फिर उभरते हैं। बिल्कुल सही। और ये सिलसिला चलता रहता है। अब मैंने ना कुछ अर्सा हुआ साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट किया, तो उन्होंने ना मुझे मेडिसिन शुरू करवाई है। उससे कोई फर्क पड़ा? उससे फर्क ना ये था कि एक टैबलेट जो थी ना उसने मेरा स्टमक खराब कर दिया, वो मैंने बंद कर दी। सही। तो दूसरी वाली जो थी ना वो भी जारी है, रात को मैं ले रही हूँ।
हाँ। अच्छा, मसला ये है कि मैं ना एलोपैथी की मेडिसिन लेती नहीं हूँ, 7 साल हो गए मैंने छोड़ दी है, मैं खाती हूँ होम्योपैथिक की। ठीक है। अब मसला ये, आप एडिक्शन की बात कर रहे हैं ना, तो मुझे ये डर है कि मुझे इसका ना, ये मुझे लग जाएंगी और बस फिर ना अच्छा, मैं शायद इनके बगैर रह नहीं सकूंगी। कौन सी वाली, डॉक्टर की दी हुई मेडिसिन या एलोपैथिक या होम्योपैथिक? अच्छा, डॉक्टर एलोपैथी जो है ना मेडिसिन, जो मैं रात में ले रही हूँ, एक गोली है 300 मिलीग्राम की, रात को आधी खानी होती है, जिससे आपको नींद आ जाती है। हाँ जी, आ जाती है नींद, लेकिन ना अभी भी ना वो जो सर्कल्स वगैरह जो बनते हैं ना, और मतलब मुझे ये है कि अभी तो नहीं वो बन रहे, अब तो नहीं है वो चीज, लेकिन ना जब मैं छोड़ूंगी तो फिर से शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सही। हम आपका सवाल डॉक्टर साहब, लेकिन हम इसको एड्रेस नेक्स्ट अपने प्रोग्राम में करेंगे क्योंकि हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं रह गया। नेक्स्ट प्रोग्राम में हम इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, जहाँ एडिक्शन के हवाले से। और मिसेस खुर्रम, आपका सवाल जो है उसको भी सॉरी बिल्कुल आखिरी लम्हे पे आपने सवाल किया, हम इसको एड्रेस करेंगे और आपको इसके बारे में जवाब जो है अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में जरूर देंगे। रहिएगा साथ, अपना ख्याल रखते हुए मुझे दीजिए इजाजत। आपकी हर सुबह खुशगवार हो और हर खुशगवार सुबह का अंजाम हो बखैर।